एक रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। रिट पिटिशन दायर की थी सैयद वसीम रिजवी ने, जो उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने ये रिट पिटिशन फाइल की थी, जिस रिट पिटिशन में उन्होंने कुरान करीम को लेकर ये कहा था कि उसमें से कुछ कुरान करीम की आयतें हैं जिनको नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान करीम से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। इस रिट पिटिशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हुई, और उसके बाद क्या कुछ हुआ उसको लेकर बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पर अलग अलग बातें चल रही। कुछ लोगों ने कहा जी जजमेंट आ गई, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ और कहा। मेरे साथ इस वक्त हैं सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एच ए सिद्दीकी। एक वकील के नाते आज मैं इनसे बात करने आया हूं ताकि मैं इनसे ये समझ सकूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिट पिटिशन सुनी गई, और ये रिट पिटिशन सुनी जिस बेंच ने, उस बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस रोहिंटन फाली नारिमन, और उस बेंच में थे जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस हरिकेश रॉय। मेरे साथ हैं सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एच ए सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो रिट पिटिशन है, क्या ये एडमिट हुई थी, और ये एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, और क्या ये एडमिट होने के बाद डिसमिस हुई है या एडमिट ही नहीं हुई है? ज़रा थोड़ा प्रोसेस भी समझाइएगा कि जब मैं रिट पिटिशन लेकर किसी कोर्ट के सामने जाता हूं तो प्रोसेस क्या होता है पूरे का पूरा। क्या रिट पिटिशन जिस वक्त मैं लेकर गया उसी वक्त उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सुनवाई शुरू हो जाती है और जजमेंट आ जाती है, या कोई और प्रोसेस है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में वो सारा प्रोसेस जो है वो रेगुलेट होता है। सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। जब हम अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी भी हाई कोर्ट का या कुछ ट्राइब्यूनल्स की जो डायरेक्ट अपील्स सुनी जाती हैं तो वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है सुप्रीम कोर्ट, और जो निचली अदालत का फ़ैसला है वो उसको टेस्ट करता है उसकी लीगलिटी को। अगर वो करेक्ट है तो ठीक है, अगर उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उसको सेट असाइड करने की ज़रूरत है, तो वो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उसको सेट असाइड करता है। दूसरी जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है वो एक तो आर्टिकल 32 में है, किसी आदमी की, किसी सिटीज़न की फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती हैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी राइट्स की विंडिकेशन के लिए, उन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है। तो जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है उसमें अपील का प्रोसीजर लगेगा। जो ओरिजिनल साइड की ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है तो वो पिटीशन जो है डायरेक्ट वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है रजिस्ट्री में फाइल होगी, वहाँ पे स्क्रूटनी उसकी होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो फाइलिंग उसकी कंप्लीट है तो रजिस्ट्री उसको फिर बेंच के पास पेश करेगी सुनवाई के लिए। तो मुझे ये बताएं कि सैयद वसीम रिजवी ने जो ये पिटिशन फाइल किया था, क्या ये पिटिशन एडमिट हुई या एडमिट ही नहीं हुई, एडमिट नहीं हुई और डिसमिस कर दी गई? नहीं, ये जो पिटिशन है ये जब फाइल हुई है बेंच के सामने ये मैटर गया तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं कि उसके ऊपर एडमिट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस को एडमिट करने के लिए, अपीलेट साइड के अंदर या सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 136 में जो है अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, स्पेशल लीव पिटिशन ग्रांट करता है, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए एडमिशन के लिए। इसी तरीके से ओरिजिनल साइड ज्यूरिसडिक्शन जब सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है तो उसमें भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए कि किस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस कर रहा है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि PIL के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट समझता है कि हाँ एक लार्ज सेगमेंट की जो है राइट्स वायलेट हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है वहाँ पे प्रो बोनो पब्लिक को, और इस तरीके से अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इशू होती है। ये जो पिटीशन थी ये फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, मैटर रिट पिटीशन थी। हाँ, रिट पिटीशन थी, और जब रिट पिटीशन ये कोर्ट के बेंच के सामने लगी, उन्होंने इसको एग्जामिन किया कि एब्सोल्युटली फ्रिवलस पिटीशन है, इसलिए कि किसी भी रिलीजियस को कोर्ट टेस्ट नहीं कर सकता है, ना उसकी बुक्स को कोर्ट जो है वो टेस्ट कर सकता है। अगर ये मान लिया जाए कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इस एक्सटेंट तक है कि वो रिलीजियस बुक्स को करेक्ट करे, उन रिलीजियस बुक्स की जो है वो स्क्रूटनी करे, तो ये न सिर्फ इस्लाम के लिए या कुरान पाक के रेफरेंस से मैं बात करता हूँ, बल्कि तमाम मज़ाहिब के लिए फिर एक इशू ऐसा बनेगा कि हर एक मज़हब की किताब को सुप्रीम कोर्ट में कल कोई आदमी उठाएगा कि हाँ जी इसमें टेस्ट करो, इसमें से ये चीज़ें निकालो, इसमें ये चीज़ें डालो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही
अप्रोप्रिएट तरीके से और बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से इस पिटीशन को डिसमिस किया एडमिशन स्टेज के ऊपर, और ये एडमिशन इस पर मेरिट ही नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्रिवलस पिटीशन, वो पिटीशन के जिसकी कोई ना लीगल फाउंडेशन हो ना फैक्चुअल फाउंडेशन हो। तो इस वजह से उन्होंने डिसमिस की, और ये एक वेलकम स्टेप है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लिटिगेंट को डिस्करेज करने के लिए 50,000 कास्ट भी इम्पोज की है, और जो कास्ट जो है वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी के पास जमा कराने के लिए डायरेक्शन दी गई है। मुझे सिद्दीकी साहब ये भी बताइएगा, मैं इसमें पढ़ रहा था कि जिस समय वहाँ बहस हुई है तो बहस में जस्टिस रोहिंटन फाली नरीमन ने उन्होंने ये सवाल पूछा जिन्होंने रिट की थी उनसे, उनके वकील से ये सवाल पूछा कि क्या आप इसको प्रेस करते हैं। तो दोबारा से पूछा कि आप इसको प्रेस करते हैं। तो जवाब में जो उन्होंने कहा वो जवाब मेरी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा कि उन्होंने जवाबन फिर क्या कहा। असल में जब ये पिटीशन फाइल हुई और इसका जो मीडिया के अंदर आवाम का रिएक्शन आया, मुसलमानों का रिएक्शन आया, इसी तरीके से और भी जो तबके हैं हमारे, उन सब ने इस इशू को बड़ा सीरियसली लिया और उन्होंने कंडेम किया कि इस किस्म की एफर्ट जो है वो यहाँ पे लॉ एंड आर्डर को, कम्युनल हारमोनी को और ये सारा डिस्टर्ब करने के अंदर पे एक एफर्ट की गई। तो उसके बाद चूँकि ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस की, जब उनके सामने भी एक ऐसा इशू जो है थ्रू मीडिया किस तरीके से आया, तो इसलिए उन्होंने पिटिशनर को और उसके काउंसिल को ये ऑप्शन दी कि भाई अगर आप इसको वापस कर लेते हो तो मैटर एंड्स, अगर आप नहीं वापस करते हो तो तभी कास्ट इम्पोज की गई है कि एक फ्रीवलेस पिटिशन, ये जानकर भी एक इशू जो है वो एडजुडिकेशन के लायक नहीं है उसको वो प्रेस कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑप्शन दी है कि हाँ, आर यू सीरियस, कि आप वाकई सीरियस हैं कि आप। जो वकील थे पिटिशनर के, उसने क्या कहा? हाँ, उन्होंने फिर वो गोलमोल से सवाल का वो जवाब देने की कोशिश की कि अच्छा साहब, हम इसको प्रेस इस हद तक तो नहीं करना चाहते कि 26 आयतें जो है एक्सपंज करो, जो उनकी ज़बान से लगता है। अलबत्ता हम ये कहना चाहते हैं कि जो मदारिस के अंदर टीचिंग होती है इन आयात की या कुरान के बारे में, जो वायलेंस की बात होती है जी, उसके बारे में जो है रेगुलेटरी मेजर जो है किए जाए। तो ये तो आपकी पिटीशन ही नहीं थी। आपकी जो पिटीशन है वो सीधी ये है कि जो 26 आयत आपने कोट की हैं कुरान पाक की, हाँ जी, इन आयतों को जो है वो एक्सपेंज किया जाए, इनको डिक्लेयर किया जाए कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो इशू था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दी। जब वो ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की तो उन्होंने डिसमिस भी की और कास्ट भी डाली उसमें। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, मैं ये पढ़ रहा था कि कलकत्ता में भी इसी तरह का कोई मामला बना था। उस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का भी कोई फैसला आया है। वो फैसला असल में क्या था और मामले को लेकर वो फैसला असल में क्या था? कलकत्ता हाई कोर्ट में 1987 में ये पिटीशन फाइल हुई थी कि कुरान मुक़द्दस की सर्कुलेशन, इसकी प्रोपगेशन और इसकी तालीम, इसकी तरवीज, इसकी तबलीग के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि इसके अंदर इस किस्म की टीचिंग हैं कि जो कम्युनल हारमोनी को डिस्टर्ब करती हैं, जो लॉ एंड आर्डर को डिस्टर्ब करती है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस इशू को एग्जामिन किया। उन्होंने कहा कि तो सेंचुरीज़ से कुरान पाक की तालीम, तरवीज, इसकी इशाअत चल रही है। सारी दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक के अंदर कुरान पाक की तालीम हो रही है, कुरान पाक का मैसेज जा रहा है। इसलिए ये कोई सवाल ही नहीं है कि आज आप 1987 में हमसे कह रहे हैं कि कुरान पाक की तालीम पर, उसकी तरवीज पर, उसकी इशाअत के ऊपर पाबंदी लाई जाए। दूसरा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बहुत ही अच्छा लीगल प्रिंसिपल जो है वो हाईलाइट किया कि कोर्ट्स को ये जो डिवाइन बुक्स हैं इनको टेस्ट करने का कोई इख्तियार नहीं है। हमारे जो टेम्पोरल कोर्ट्स हैं, दुनिया की कोर्ट्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर हम कुरान मुक़द्दस के बारे में जब हमारा यक़ीदा है कि ये इल्हामी किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अमीन के ज़रिए ये मुक़द्दस कलाम नाज़िल फरमाया, वही के ज़रिए आया। तो ये आसमानी किताबें हैं। तो ये जो आसमानी किताबें हैं या किसी भी मज़हब की जो भी कोई किताबें हों, क्योंकि उनके साथ आपकी कन्विक्शन, आपका फ़ेथ, आपका अक़ीदा जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर दुनियावी कोर्ट्स को या किसी भी कोर्ट को ये इख्तियार दे दिया जाए कि साहब आप ये जो है फ़ेथ के मामलात को देखते जाएं, आप इन किताबों के जो है अंदर इनकी करेक्टनेस और अदरवाइज़ जो एग्ज़ामिन करते जाएं, या इवन यहाँ तक कि आप इनकी इंटरप्रटेशन करें, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि ये हमारे इख्तियार से बाहर है, इसलिए उन्होंने भी उस वक्त जो है वो डिसमिस की पिटीशन। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि पिटीशन तो डिसमिस हो चुकी है और उसके बाद कोई कहीं से कुछ सुनने को भी नहीं आया और ऐसा लगता है कि शायद अब ये मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन पिटिशनर के पास और क्या इख्तियार है? क्या इसके बाद भी कोई इख्तियार उनके पास है या अब कोई इख्तियार नहीं रहता? हाँ, मुझे लगता है कि एक प्रोपेगेंडा स्टंट था और शायद देखा उन्होंने कि कुछ टाइम के लिए प्रोपेगेंडा स्टंट चला और उसके बाद इसका क्या इख्तियार है? जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, अब अगर वो फिर कोई एफर्ट करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोई रिव्यू पिटीशन लगाए, या सुप्रीम कोर्ट ने हुर्रा एंड हुर्रा के केस में क्यूरेटिव पिटीशन का कहा है, मगर वो उन केसेस के अंदर है कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हुई हो और उस गलती को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रोसीजर जो है हमें टू एडमिनिस्टर जस्टिस, इंसाफ करने की खातिर हमें
मना नहीं कर सकता। इसलिए एक नया प्रिंसिपल उन्होंने कल लोड किया, एक नया प्रिंसिपल जो है इनोवेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हम कहते हैं क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन या क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करके जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए उनके अंदर अगर किसी वक्त पे ये पॉइंट आउट हो जाता है कि कहीं कोई फ्रॉड से कोई फैसला आ गया, कहीं बहुत बड़ा एरर अपेरेंट उसके अंदर हो गया, कहीं बहुत बड़ी गलती ऐसी हो गई, कहीं ऐसा इनजस्टिस हो गया किसी पार्टी के साथ, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो ओपन करी। उन्होंने कहा कि नहीं, क्यूरेटिव पिटीशन लगा के हम अपने उस लीगल डिफेक्ट को, हमारे उस जजमेंट के अंदर वो जो डिफेक्ट है उसको क्योर कर सकते हैं, इसलिए उसको बोला गया क्यूरेटिव पिटीशन। फिर उसकी भी कंडीशंस हैं कि वो सर्टिफाई होनी चाहिए, सीनियर जज जो एडवोकेट है उसको सर्टिफाई करना चाहिए कि वाकई पॉइंट ऐसा है कि जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो लग सकती है। तो इस केस में तो कोई ऐसा इशू है नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो है इट शुड बी द एंड ऑफ द मैटर नाउ। आखिर में बिल्कुल आपसे, अब वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक बहज़त मुसलमान आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक कम्युनिटी को लेकर सवाल पूछना चाहूँगा। किसी भी मज़हब के लोग हों, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, इस तरह के लोग जो किसी भी बात को लेकर कोर्ट में पहुँच जाते हैं या किसी के मुंह से कोई अल्फाज निकल आते हैं या कोई किताब लिख देता है, क्या सिद्दीकी साहब ये सही तरीका है सड़कों के ऊपर उतरना, अपनी इमलाक को क्या कहते हैं नज़र आतिश करना, अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, हंगामे करना, या ये रूट लेना सही है कि अगर कोई शख्स कोर्ट में चला गया किसी मजहबी मामले को लेकर तो आप मतलब बहुत बेहतरीन वकील जो हैं वो करके आप भी कोर्ट पहुंच जाएं, और अगर इसी तरीके से कोई किताब कहीं शाया होती है, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप हंगामे करते हैं, आप अपनी इमलाक का नुकसान पहुंचाते हैं, नतीजा उसका ये निकलता है उसकी किताब हिट हो जाती है, उसका जो असल मकसद होता है वो हल हो जाता है, ठीक है, और वो हीरो बन जाता है पब्लिक की नज़र में। तो आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, क्या वो तदाबीरें नहीं की जा सकती, कानूनी तदाबीरें नहीं की जा सकती कि आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, आप अच्छे वकील करें, आप फ़ौरन कोर्ट के पास पहुँच जाएं, आप मीडिया के ज़रिए इस मसले को हाईलाइट करें, बजाय सड़कों के ऊपर हंगामे करने के? इस्लाम देखिए अमन का मज़हब है, और कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीमात, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ की हमें तालीम मिलती है वो ये है कि ये एक अमन का मज़हब है। इसलिए हमारे तमाम आमाल, हमारे तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ये मलहूज़ ख़ातर रहना चाहिए कि हम अमन की फ़िज़ा को, भाईचारे की फ़िज़ा को हर सूरत में कायम रखें। दूसरी बात, चूँकि ये मामला बहुत ही जज्बाती है, इस वजह से जज्बात का इजहार जो है वो किया जा सकता है, मगर उस जज्बात के इजहार को तशद्दुद का रंगत न दिया जाए, उस जज्बात के इजहार को इस एक्सटेंट तक न ले लिया जाए कि अमन अम्मा की पोजीशन जो है वो ख़राब हो जाए। तो इस वजह से ये बेशक एक मुसलमान को इन मामलात के अंदर अपने जज्बात का इजहार तो करना वो वाजिब है, मगर उन जज्बात के इजहार का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल मुहज़्ज़बाना होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस अप्रोच के साथ न सिर्फ ये मामला मुस्लिम कौम का बन जाएगा बल्कि सारी महज़ब कौम का ये मामला बन जाएगा। जैसे इस मसले के अंदर न सिर्फ मुसलमान कौम ही एक तरफ थी बल्कि सारे जो मज़ाहिब के लोग थे वो बिल्कुल हमारे साथ थे इस इशू के अंदर कि ये जो अप्रोच है इस किस्म की, और इस किस्म के जो अफराद हैं इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं, इनको बिल्कुल कंडेम किया जाना चाहिए, और सब ने कंडेम किया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी कि फ़ेसबुक के ऊपर बहुत बड़ी तादाद ऐसे भी हमारे नौजवानों की है जो फेसबुक के ऊपर चढ़ के दुनिया भर की गालियां जो हैं दाएं बाएं लिख रहे हैं, हर तरह की गाली लिख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो जंग का माहौल जो है फेसबुक के ऊपर ही तैयार करते हैं, और वो कहीं एसी के कमरे में बैठ के आराम से सुकून के साथ ये सब कुछ काम कर रहे होंगे। क्या ये सही अप्रोच है फेसबुक के ऊपर इस तरीके से इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी और इतनी गालियाँ और ये सब कुछ, इन तमाम चीज़ों को फेसबुक के ऊपर लिखना, सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिक वीडियो के नीचे ये सब कुछ करना, क्या ये सही तरीका है? नहीं, अब आप गाली गलोच का तो कोई रास्ता जो है वो मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि आप गाली दे के क्या अचीव करना चाहते हो? अगर आप अपना गुस्सा और आप अपना एंगर ही शो करना चाहते हो तो उस एंगर को, उस गुस्से को शो करने के और भी बहुत से तरीके हैं, चाहे कि आप अपनी ज़बान गंदी करें, आप अपने अमाल जो है वो ख़राब करें। तो इसलिए ये जितना भी एक जज्बाती पहलू है इस अंदाज़ का, मैं समझता हूँ कि उस पहलू से हमें इज्तनाब करना चाहिए। हमारे सामने जो कुरानी तालीमात और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है वो हमारे सामने रहना चाहिए। इवन ऐसे मौक़ों के ऊपर भी जज्बाती के साथ साथ जो रास्ता हमारे सामने इस्लाम ने पेश किया है उस रास्ते पर चलकर ही हमारी फलाह और हमारी बहबूदी और हमारी कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट H.A. सिद्दीकी। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि मामला कोई भी हो, मामला किसी भी तरह का हो, हमें ये इंश्योर करना है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमको बताया हम उसी तरीके पर रहें।
गाली देना उन्होंने हमें नहीं सिखाया। उन्होंने हमें गाली देने से सख्त मना किया, लड़ाई झगड़े से सख्त मना किया। अमन और मोहब्बत की फ़िज़ा बनाने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। अमन और मोहब्बत की फ़िज़ा को कायम रखने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आप सबकी जानकारी के लिए इस पिटीशन को एडमिट ही नहीं किया, सीधा डिसमिस कर दिया। डिसमिस करने के बाद 50,000 रुपये कॉस्ट लगाई। आप सभी लोगों से गुजारिश ये कि जिस वक्त आप खबर भी रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करते समय इसको जजमेंट न कहें, क्योंकि जजमेंट इस मामले में तब होती जब ये मामला एडमिट होता। एडमिट होने के बाद इस पर बहस होती और बहस होने के बाद इस पर एक फैसला आता। मामला एडमिट ही नहीं हुआ तो जजमेंट कहाँ से आई।